गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा टॉपिक है वर्क, कि वर्क होता क्या है। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर दो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, जिसमें फर्स्ट पिक्चर है आपकी कि जिसमें एक पर्सन एक वॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, राइट, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आप बताइए कि अगर कोई पर्सन फोर्सफुली एक वॉल को फोर्स से अप्लाई कर रहा है और तो क्या वो वॉल अपनी पोजीशन चेंज करेगी क्या? नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ज़ीरो। तो कई बार ऐसे केसेस रहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है फोर्स अप्लाई करने पर, मतलब वो वर्क कर रहा है पर्सन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देन तब भी ये जो बॉल है, मतलब जो फुटबॉल है, कवर अप करते हुए, मतलब राउंड होते हुए अपनी पोजीशन क्या करेगी? चेंज करेगी। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन फोर्स क्या है यहाँ पे? ज़ीरो। तो कई बार वर्क वाले केस में ऐसा होता है कि जहाँ फोर्स हम अप्लाई करते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, और फोर्स जब ज़ीरो होता है तो कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता है। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जहाँ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है कि क्या हो? चेंजेस हो। अभी हमने क्या देखा था कि फोर्स ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1/1 एक कंडीशन अप्लाई हो रही। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो तो ये दोनों एक दूसरे के केस में कैसे हो सकते हैं? परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लेडी एक ऑब्जेक्ट को अपने सिर पे, मतलब एक बकेट को अपने हेड पे रख के क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये क्या हो रही है? इसकी यहाँ से पोजीशन चेंज हो रही है और यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है, कि फोर्स अप्लाई करने पर ये क्या हो रही है? पोजीशन आपस चेंज हो रही है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। फाइनली अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखना है तो हम वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? When a force acts on a object and the object actually moves in the direction of force, then the work is said to be done by the force। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट डेफिनेटली मूव करेगा, लेकिन कब? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ऐसी, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? जिस डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो हमारा वर्क होता है किसके इक्वल होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हिंदी में अगर हम देखें कि कार्य, जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य करता है और वस्तु वास्तव में बल की दिशा में गति करती है तो उस कार्य को बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य बल के गुणनफल और बल की दिशा में वस्तु के बराबर होता है। मतलब यहाँ जो कार्य है वो क्या होता है? बल के गुणनफल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। In under a constant force capital F, the object displaced through a distance is then work done by the force। अगर हमें एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो वर्क को तो हम कैसे करेंगे? देखो, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये किसका साइन है? मल्टीप्लाई का, मतलब इंटू का। क्लियर? अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन अगर देखें तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? हमारे पास एक मैथ्स में फॉर्मूला था ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो सेम एज इट इज़ एफ एस इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ एस कॉस थीटा, जिसमें ए क्या है हमारे पास? इज़ द स्मॉलर एंगल। यहाँ पे मतलब ए की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? थीटा। थीटा इज़ द स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड एस। मतलब एफ और एस के बीच में क्या हो रहा है? एक एंगल बनता है। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करा, राइट, तो डायरेक्शन ऐसी जा रही है तो एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री।
लेकिन कई बार क्या होता है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट रखा है, फोर्स अप्लाई करने पे ये इस डायरेक्शन में चले जाए, तो डेफिनेटली इसके बीच में क्या बनेगा, एंगल। तो किसी किसी केस में एंगल भी बनता है। सीजीएस में वर्क की यूनिट क्या होती है, अर्ग। वैसे तो वर्क क्या होता है, एज अ स्केलर क्वांटिटी, और एसआई यूनिट कितनी होती है, जूल, और सीजीएस यूनिट कितनी होती है, अर्ग। अगर हमें बोले कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, तो कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का पूछा जाता है कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2T-2। किसका होता है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। वर्क डन बाय अ फोर्स इज 0 इफ। अब कुछ केसेस है, जैसे बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस, मतलब कई बार बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं होती उसी पोजीशन पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, राइट। तो वर्क भी फाइनली कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि वर्क कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। मतलब एक बॉल को अगर मैं अपने पूरी ताकत से फोर्सफुली पुश कर रही हूँ, तब भी वो वॉल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो पोजीशन चेंज ना होने के कारण उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करेंगे तब भी कितना आंसर आएगा, 0। इट मीन्स कि यहाँ पे उसका वर्क भी क्या होगा, 0। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कई बार क्या होता है कि परपेंडिकुलर पोजीशन चेंज करता है, तब एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बन सकता है, राइट। वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एस एस इज एक्यूट एंगल। मतलब जैसे ये पोजीशन है, फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी एंगल बनेगा, मतलब 90 से जो कम रहेगा वो कौन सा रहेगा, एक्यूट एंगल, तो वो एक कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है 90 से, तो ये कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज एक्यूट एंगल, और सेम एज इट इज वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्ट्यूस एंगल। डेफिनेटली क्या होगा कि जब 90 से कम एंगल होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और कौन सा एंगल काउंट होगा, एक्यूट। और जब वो 90 से अबव होगा तो वो कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और वो कैसा होगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस एंड नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कई बार एंगल किस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, मतलब पहले की और आखिरी की जो पोजीशन होती है उस पे डिपेंड करता है, न कि पाथ पे डिपेंड करता है। हिंदी में अगर हम देखें तो यदि एफ और एस के बीच का कोण न्यून कोण है तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा है, धनात्मक। मतलब अगर ये न्यून कोण आता है तो ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर एफ और एस के बीच में बनने वाला कोण अधिक कोण है तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक। और एक स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, न कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच वास्तविक पथ को। मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन और देन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स उसके बाद की पोजीशन पे डिपेंड करता है, न कि वो मूव किस डायरेक्शन में हुआ है, किस पाथ से हुआ, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन इन डिफरेंट कंडीशन, कई बार अब क्या होती है, डिफरेंट कंडीशन होती है। नाउ द फर्स्ट वन इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F इंटू डी एस। यहाँ पे क्या हो गया, ये डिफरेंट केसेस है वर्क डन के, मतलब ये फॉर्मूला भी हो सकता है कि W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F इंटू डी एस। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग any body under the action of a number of force is equals to the work done by the resultant force। definitely work क्या होता है, force into displacement होता है, clear। now the third case is in equilibrium, मतलब static या dynamic दोनों केस में से the resultant force is 0, तब उस केस में क्या होगा, result force कितना रहेगा, 0, therefore resultant work done भी इज 0। अगर फोर्स 0 होगा तो उसका वर्क डन भी कितना होगा, इट मीन्स कि क्या होता है कि जब फोर्स 0 होगा तब भी वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है तब भी वर्क डन 0। नाउ द
fourth case, if work done by a force during a rough trip of a system is zero, then the force is conservative. Otherwise, it is called non-conservative force. Gravitational force, electrostatic force, magnetic force, etc. आर द कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। कि देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई कर रहे एक रफ सिस्टम पे, राइट, तो वो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव। नहीं तो हर केस में कैसा हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक, मतलब ये ऑटोमेटिक होते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आपने एक बॉल को हाथ में रखी, जैसे ही आपने छोड़ा तो वो डेफिनेटली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की ओर क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। मतलब आपने फोर्स नहीं अप्लाई करा, ऑटोमेटिक हुआ, डायरेक्ट, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव। लेकिन कुछ फोर्सेस क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब जो सेंट्रल, मतलब सेंटर की तरफ से अप्लाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस एक्सेट्रा आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब ये वाले फोर्सेस कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। फिफ्थ, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम। पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाय W इक्वल्स टू mgh। मतलब अगर कोई वर्क डन हो रहा है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्म ही क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और वो किसके कारण होता है, एज ए ग्रेविटी के कारण, जिसमें g क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द h इज द हाइट थ्रू द पार्टिकल वन डिस्प्लेस्ड। सिक्स्थ वन इज वर्क डन इन compressing और stretching a spring is given by W इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर, जिसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसका भी हम डेरिवेशन आगे प्रूव करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, तब हमें ये फॉर्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। तो W इक्वल्स टू देखे जाए तो 1/2 mv स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर, जिसमें k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब उसकी मीन जो पोजीशन है वहाँ से उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है। सेवंथ वन इज व्हेन ऑन एंड ऑफ अ स्प्रिंग is attached to a fixed vertical support and a block attached to the free and moves on a horizontal table from x equals to x1 to x equals to x2, then W equals to 1/2 k। अब जो k लिखा है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वन, ये भी हो सकता है। सेवंथ वन इज वर्क डन बाय द कपल फोर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज गिवन बाय W इक्वल्स टू I इंटू थीटा। मतलब यहाँ पे हमारे पास I क्या है, टॉर्क है। मतलब हर फॉर्म में वर्क का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करा है कि डिफरेंट डिफरेंट केस में वर्क के फॉर्मूले क्या होते हैं, कि स्प्रिंग कांस्टेंट हो तो तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तब क्या होगा, कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो तब वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस तरीके से ये सारे क्या है, वर्क के फॉर्मूले हैं। तो हमने आज इस वीडियो में क्या देखा है, वर्क की डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स देखी, उसका डायमेंशनल फार्मूला देखा, उसके केसेस देखे कि थीटा कब होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो वर्क कितना होता है, फोर्स ज़ीरो हो तो वर्क की वैल्यू कितनी होती है, और हमने डिफरेंट डिफरेंट केस में वर्क के क्या देखे हैं, फॉर्मूले देखे हैं। थैंक यू।